अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका आपको ऑथर पता होना चाहिए, नेल्सन रोहिला मंडेला। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर दिया हुआ है अपार्थेड। अपार्थेड का मीनिंग होता है इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जो स्किन कलर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को सेपरेट किया जाए, मतलब किसी को ऐसे डिस्टिंग्विश किया जाए कि ये वाइट है ये ब्लैक है, तो उसको अपार्थेड बोला जाता है। उस सिस्टम को अपार्थेड बोला जाता है, ठीक है, मतलब रेसिज्म, ठीक है। उसके बाद आपके लिए वर्क है कि आप ये देखो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर अपार्थेड सिस्टम हुआ था पहले, ठीक है। देन हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। आपने नेल्सन मंडेला के बारे में तो सुना ही होगा, वो कौन थे। एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। वो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने 30 ईयर्स प्रिजन में भी रहे थे वो। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला कौन बन गए, वो बन गए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उन्होंने जो अपनी लाइफ के बारे में लिखा, उसमें से ये कुछ एक्सट्रैक्ट है जो इसको चैप्टर के रूप में बनाया गया है, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर अपना एक ओकेजन के बारे में, जब इनाग्रेशन हुआ था, ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जो कि हुआ था 10 मई 1994। इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे, ठीक है, और उसका मैं साथ साथ मीनिंग बताती जाऊंगी। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो बने थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कितने सालों के बाद? 30 ईयर्स के बाद, मोर देन 3 सेंचुरीज, मतलब 30 ईयर्स के बाद। और उन्होंने कितनी सीट्स जीती थी? 252 सीट्स, ठीक है। मोर देन लाइक 252 ऑफ द 400 सीट्स, टोटल 400 थी, उसमें से उनको मेजॉरिटी मिली, उन्होंने 252 सीट्स जीती थी। और वो कौन थे? अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में पहले इलेक्शंस हुए थे जो फ्री एंड फेयर हुए थे। एंड जो इनाग्रेशन सेरेमनी है, जो उस टाइम पे मिनिस्टर्स बनने वाले थे, नई सरकार आने वाली थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो स्टार्टिंग थी किसकी? यूनियन बिल्डिंग में। कहा जाता है कि ऐसी जो बड़ी बिल्डिंग हो जहाँ पे बहुत सारी सीट्स, बैठने के लिए स्टेज हो, वहाँ पे कोई छत नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पर ये सेरेमनी रखी गई थी, वहाँ पे ये सेरेमनी होने वाली थी। और कितने लोग आने वाले थे? 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सब रेसेस के वहाँ पर गाएंगे और डांस करेंगे विद जॉय। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि आपको इसका मीनिंग, लाइक यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं आपको फ्रेजेस, उसके मीनिंग्स आपको यहाँ पर सर्च करके मैच करने हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट। 10th में, dawn bright and clear. For the past few days I had been presently designed by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government. यहाँ पे जितने भी वर्ड मीनिंग्स होंगे आप उनको साइड में लिखते जाओ, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पर उसका एक ओवरऑल मीनिंग बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। फिर आपको जो इसमें मीनिंग की प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो 10th में 1994 को क्या हुआ था? जो नेल्सन मंडेला थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने थे नहीं, मतलब बने थे, उन्होंने शपथ ली थी, ओथ ली थी। और ये जो आपका इनाग्रेशन हुआ था, ये कहाँ पर सेरेमनी हुई थी? ये कहाँ पर हुई थी? प्रिटोरिया में हुई थी। और यहाँ पे वर्ल्ड से सारे लोग आए थे, लीडर्स और सम्मानित अतिथि जिसे बोलते हैं, जो कि रिस्पेक्टेड गेस्ट आप बोल सकते हो, वो सब आए थे यहाँ पर।
और ये था अश्वेत जो लोगों की जो स्वतंत्रता थी, अश्वेत मतलब ब्लैक, जो कि वाइट नहीं थे, उनकी जो फ्रीडम थी और उनका जो लोकतंत्र जो डेमोक्रेटिक वो बना रहे थे अपनी कंट्री, उसकी जीत का प्रतीक था। ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय द डॉटर, वो अपनी डॉटर के साथ आए थे जिनका नाम था जिनानी। एंड ऑन द पोडियम, पोडियम आपको पता है क्या होता है, जहाँ पर खड़े होकर स्पीच दी जाती है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट वन इन एज अ सेकेंड, ऐसे होते हैं ना, पहले फर्स्ट एक होता है, जैसे किसी के प्राइज़ मिलता है तो फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट रनर अप होते हैं, सेकंड रनर अप होते हैं, तो इस वजह से पहले सेकंड रनर अप जो जैसे हम बोलते हैं, तो ये है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। वो कौन है, मिस्टर डी क्लर्क, उनको पहले शपथ दिलाई गई। फिर उसके बाद देन कौन आए, थैबो बैकी, वो थे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फिर उन्होंने शपथ ग्रहण की। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला की टर्न आई और उन्होंने क्या किया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबिंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पब्लिक। फिर उन्होंने ओथ ली कि मैं ये सब कुछ ओबे करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बना कर रखूँगा और अपने आप को डिवोट कर दूँगा अपनी कंट्री के लिए, रिपब्लिक के लिए और उनके लोगों के लिए। एंड टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, उन्होंने जितने भी लोग आए थे उनके सामने क्या स्पीच दी, क्या बोला, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अभी तक यहाँ पे इतना ज़्यादा डिज़ास्टर हो चुका था, मतलब अभी तक उनको फ्रीडम नहीं मिली थी, तो वो एज अ स्लेव की तरह रह रहे थे, तो वो एक तरह से डिज़ास्टर ही था। तो बहुत लंबे टाइम तक चला वो, और अब ह्यूमैनिटी उस पर प्राउड करेगी जो अब होने वाला है। ठीक है। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल। अपनी कंट्री पर हम अपने होस्ट खुद के हैं नेशंस के यहाँ पर अभी। एंड हम सबको थैंक्स करते हैं जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं इस पोजीशन में, और हमारी कंट्री के लोग। एंड आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। किस चीज़ के लिए कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी, जो हमारा रिस्पेक्ट है, ये उसकी एक विक्ट्री है जो हमने अभी अचीव की है। और जो साइड में वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं, बिकॉज वो पैसेज के साथ आ सकते हैं उसके क्वेश्चंस। ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड and political emancipation, we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, मतलब हमें कुछ अगर नहीं मिल रहा तो हम डिप्राइव थे उस चीज़ के लिए, सफ़र कर रहे थे, जेंडर बायस था और अदर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ था। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब दोबारा हम कभी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं देखेंगे किसी दूसरी कंट्री से कि हमें कोई दोबारा कोई ऐसा कंट्री आए और हमारे ऊपर रूल करे। सो द सन शेल नेवर सेट सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो अभी ऐसा जो सन दैट शेल नेवर सेट ऑन, अभी जो हमें ह्यूमन अचीवमेंट मिली है ना, वो दोबारा कभी सेट नहीं होगा, दोबारा कभी नहीं डूबेगा। ठीक है। तो गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये उन्होंने बोला। देन यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, वो हम एंड में लास्ट में करेंगे सब एक साथ। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। जैसे यहाँ पे रिपब्लिक डे पर ऊपर जेट्स का एक सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, ऐसी वहाँ पर भी हो रही थी। तो सब ऊपर देख रहे थे क्योंकि वहाँ पे जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स, कैरियर्स, ये सब वहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे थे ऊपर, एक जो यूनियन बिल्डिंग थी उसके ऊपर। And it was not a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty। ये ऐसा कोई वो दिखा नहीं देते कि हम कितने मिलिट्री फोर्स के कितने परफेक्ट हैं, लेकिन वो एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे किस चीज़ का, लॉयलिटी का, कि हम अपनी डेमोक्रेसी के लिए कितने लॉयल हैं, और जो न्यू गवर्नमेंट बनी है जो फेयरली इलेक्टेड है उसके लिए हम कितने लॉयल हैं। एंड ओनली मोमेंट बिफोर द हाइएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, उससे पहले ना उन सबको सैल्यूट किया गया था, उनको बैजेस मिले थे, है ना, उनको रिबन्स और मेडल्स दिए गए थे। तो ये सब उन्होंने अपनी लॉयल्टी भी शो करी थी साथ में, उन्होंने उन सब मिलिट्री वालों ने नेल्सन मंडेला के लिए, उन्होंने क्योंकि उनको अच्छे से सैल्यूट किया था, जो कि पहले किसके लिए काम कर रहे थे,
जो उनके ऊपर रूल कर रहे थे। सो फाइनली अब वहाँ पे उनके पास अब क्या है, फाइनली यह शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल। अब जो ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर और जेट्स जा रहे थे ना, तो अब वो किस चीज़, जैसे यहाँ पर होता है ना कि एक पीछे से हेलीकॉप्टर यहाँ से जेट जाते हैं तो वाइट लाइन छोड़ते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी जा रहे हैं, लेकिन वो अभी जो स्मोक छोड़ रहे हैं वो कौन से कलर का है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स। अब यहाँ पर 2 तरह के लोग माने जाते हैं, अभी ब्लैक और जो बाकी कलर है स्किन का। तो 2 तरह के यहाँ पर क्या गाए गए नेशनल एंथम, कॉसी सिक्लल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। ठीक है, अभी उनको अच्छे से उनके लिरिक्स याद नहीं हुए थे लेकिन वो धीरे ही बाय हार्ट उसको वर्ड बाय वर्ड लर्न कर लेंगे। So on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer Wars and before my own birth. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. साउथ अफ्रीका में के जो लोग थे, जिनका खुद का घर था वहाँ पर, जिनकी खुद की ज़मीन थी, जिनकी खुद की कंट्री थी, उसी के ऊपर जो थे बाकी सब लोगों ने आकर, वाइट पीपल ने वहाँ पर उनके ऊपर रूल किया था। ठीक है, तो ये अपना बता रहे हैं कब का, जब उनका बर्थ भी नहीं हुआ था, उससे पहले का। बिटर एंग्लो बोर वॉर हुई थी उनके बर्थ से पहले। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि हिस्ट्री बता रहे हैं यहाँ पर, वो अपने इनाग्रेशन के दिन पर वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं, हिस्ट्री को याद कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ था जब बाकी सब जो वाइट लोग हैं वो उनके ऊपर रूल कर रहे थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन। और जो पहले स्ट्रक्चर था, मतलब अभी इनाग्रेशन से पहले या उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले, बहुत हार्श था, बहुत इनह्यूमन था, मतलब बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं था लोगों के लिए, जो उस कंट्री के लोग थे, सोसाइटीज़ के लिए। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब लास्ट में क्या हुआ 20th सेंचुरी के लास्ट में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दिस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रीप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब उनको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुआ और उनको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई उनकी राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए, उनके रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब उनके स्किन कलर को नहीं देखा जा रहा है, अब उनको प्रॉपर राइट्स, फ्रीडम मिल रही है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल whose sufferings and courage can never be counted or repaid। जैसे इंडिया में हुआ था कि काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, ऐसे अफ्रीका में भी काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, जिसका कि ये रिजल्ट था जो आज का दिन वो देख पा रहे हैं। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। अब से उनसे पहले, नेल्सन मंडेला से पहले भी काफ़ी सारे पैट्रियट्स हैं जो अपनी लाइफ को इस पर मिटा चुके हैं इसकी फ्रीडम के लिए, तो उनको याद कर रहे हैं। एंड दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। अब उन्होंने हिस्ट्री बता दी, सब कुछ बता दिया, अब वो क्या बोल रहे हैं, आई वॉज पेंटेड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं उनको थैंक भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट। अब वो क्योंकि जा चुके हैं, अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब वो देख भी नहीं पा रहे हैं कि अब उनके जाने के बाद यहाँ पर उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से हम सबको यहाँ पर फ्रीडम मिल पाई है, और वो उनको थैंक यू भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो तो अभी जा चुके हैं, लेकिन उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देकर गए हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, जिसमें कि रेसिज्म होता है, उस सिस्टम को बोला जाता है। तो अपार्थाइड से क्या हुआ था, डीप एंड लास्टिंग वुंड्स लोगों के माइंड में, लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड ऐसे वुंड्स हो गए थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था इमोशनली, फाइनेंशियली, सब कुछ, उनकी कंट्री को, उनकी कंट्री के लोगों को। एंड ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग। और जो ये हर्ट हुए लोग, उनसे रिकवर करने में ना उनको जनरेशंस लग जाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा।
But the decade of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisters, and the Chief Luthiers, the Yusuf Dadus, Bran Fisher, and the Robert Sugus of a time, men of such. ये सब उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग थे जिन्होंने उनको फ्रीडम दिलवाने में हेल्प करी थी, ये सब उनके नाम है. Now, perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो उन्हें क्या बोला है? उनको बहुत ज़्यादा जो थी, perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. अब तक इन्होंने बहुत कुछ किया, बाकी सब लोगों ने भी किया ऑपरेशन के अगेंस्ट, जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट. तो उसके अलावा बताया उन्होंने कि जो कंट्री थी हमारी बहुत रिच है मिनरल्स में, जेम्स में, और सॉइल के नीचे भी काफ़ी कुछ है. लेकिन हमारी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है? जेम्स और मिनरल्स नहीं है, पीपल हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जिसकी वजह से उनको फ्रीडम मिली है. और उनके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? फाइनर एंड ट्रूअर दैन प्योरेस्ट डायमंड्स. मतलब डायमंड इतना कीमती होता है, उससे भी ज़्यादा कीमती उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज. इस स्ट्रगल से उनको करेज का मीनिंग समझ में आया है, उन्होंने सीखा है. और टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क. सब ने, मैन वुमेन सब ने क्या किया है? गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. इस स्ट्रगल में सब ने अपना अपना जो योगदान दिया है उसके लिए उन्होंने बोला है, सब ने अपना आइडिया दिया है. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट. जो उन्होंने अभी सबके स्ट्रगल के बारे में बात करी है, उससे उन्होंने क्या सीखा है कि वो जो करेज था वो ये नहीं था कि उनको फियर नहीं था इस वजह से उनको करेज था, बट इसलिए कि उनको पता था कि उसके बाद उनको जीत मिलनी है. एंड द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही. ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरता नहीं है. ब्रेव मैन वो होता है हु कनकर्स दैट फियर, जो उस जीत के आगे, जो उस जीत को, जो उस डर को जीत लेता है. मतलब जैसे बोलते हैं डर के आगे जीत है, उस टाइप से बोला है उन्होंने. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन. कोई भी ऐसा नहीं होता है जो इसलिए बॉर्न हुआ हो कि दूसरे को हेट करेगा कलर की वजह से, और इस बैकग्राउंड या फिर उसके बैकग्राउंड की वजह से, जो भी उसकी जाति वाती है, और इस रिलीजन या फिर उसका धर्म है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को ना सीखना पड़ता है कैसे हेट किया जाए. और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख जाते हैं ना हेट करना, देख, तो इसका मतलब उनको लव भी सिखाया जा सकता है. जैसे कि पहले के जो रूलर्स थे वो हेट करते थे उनको, तो ये बोला गया है कि अगर वो हेट करना सीखा है उन्होंने, तो फिर उनको लोगों को प्यार से रहना भी सिखाया जा सकता है. बिकॉज जो लव है वो नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में. हेट सिखाना पड़ता है, लव नेचुरल होता है. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो लव होता है, प्यार होता है, वो अपने आप पता होता है क्या होता है. हेट तो उनको सिखाना पड़ता है. इवन इन द ग्रिमेस्ट थिंग्स इन द प्रिजन, जब वो प्रिजन में थे तो उसमें क्या उनको सबसे ज़्यादा बेकार लगा? जो कॉमरेड्स थे. एंड आई वॉज पुश्ड टू आर लिमिट्स. बहुत ज़्यादा उनको पुश किया जाता था, बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर देते थे. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. वहाँ पर एक गार्ड था जिसमें ह्यूमैनिटी थी, पर एफ जस्ट फॉर अ सेकेंड, फिर भी कुछ सेकेंड्स के लिए, लेकिन फिर भी उसमें ह्यूमैनिटी थी. बट इट वॉज इनफ टू री एश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, जिसकी वजह से ना उनको हेल्प मिली और उनको मोटिवेशन मिली कि नहीं, मैं अभी आगे कुछ कर सकता हूँ फ्रीडम के लिए. मेंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. जो लोगों के अंदर एक गुडनेस की फीलिंग होती है वो एक तरह से चिंगारी की तरह काम कर सकती है. हिडन होती है बट काम कर सकती है, और उसको ना मिटाया नहीं जा सकता है. मतलब उससे और लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and has an obligation to his people, his community, his country. अब किसी भी पर्सन के अंदर ना दो ऑब्लिगेशंस होते हैं. एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अपनी फैमिली के लिए, एक अपनी कंट्री के लिए. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस. उसको फुलफिल तो करना ही होता है अगर हमें रिस्पॉन्सिबल होना है तो, है ना.
अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि वो उनके लिए दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक फैमिली और एक कंट्री के लोग। लेकिन जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। लेकिन वो अपने लिए सोच रहे हैं इस कंट्री में अगर वो हैं तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना तो मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर फैमिली को देखें या वो कंट्री को देखें। सो इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। यहाँ पर क्यों कलर की वजह से उनको पनिश किया जाता था, आइसोलेट मतलब बिल्कुल अलग कर दिया जाता था बाकी लोगों से। एंड इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर वो अपने यहाँ पर ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता था, वॉज inevitably ripped off from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and a rebellion। तो अगर पहले ऐसा कोई करता था ना तो उसको क्या करते थे, उसको बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। एंड आई डिडंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। स्टार्टिंग में ना उन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी एज़ कम्पेयर टू द कंट्री के लोग। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर एंड फादर एंड अ हस्बैंड। बट उनको लगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से उसको आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग, उसको अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे हैं। आई वॉज बिकॉज वो फ्री रहना चाहते थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। आई वॉज, वो इसलिए नहीं हुए थे पैदा कि वो फ्री होना चाहते। आई वॉज बॉर्न फ्री, वो फ्री पैदा हुए थे, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो हमेशा से सब कुछ चीज़ों को इस तरह से करना चाहते थे कि वो फ्री हैं, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपने मदर के घर के आसपास वो भागते थे फील्ड्स में, स्विम करते थे विलेज में, and free to roast mealies under the stars and rides the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो जब तक वो अपनी वहाँ पर फ्रीली घूम रहे थे अपने घर के आसपास और ओबे कर रहे थे अपने फादर को और अपने ट्राइब्स के कस्टम को, तब तक वो बिल्कुल भी ट्रबल नहीं, तब तक उनको कोई कुछ भी ट्रबल नहीं किया गया। किससे? बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, जो वहाँ पर रूल कर रहे थे, या फिर उनको गॉड ने भी कोई पनिशमेंट नहीं दी थी, बिकॉज अभी तक वो अपने घर के आसपास ही घूम रहे थे फ्रीडम से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। जब वो बड़े हुए तो उनको लगा कि ये तो कोई फ्रीडम थोड़ी ना है कि अपने घर के आसपास घूम लिए, जो एक्चुअल फ्रीडम थी वो तो उनके पास थी ही नहीं। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या शुरू किया, अब उनको हंगर थी किसकी? फ्रीडम की। अब मुझे हंगर, अब मुझे फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे वो क्या चाहते थे? फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मेरे को अपने लिए फ्रीडम चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, टेम्परेरी फ्रीडम चाहिए थी तब तो उनको कि मेरे को नाइट में बाहर जा सकूँ मैं। ठीक है, एंड लेटर जब वो यंग मैन बन गए, जोहान्सबर्ग में थे जब वो, तो उनको क्या चाहिए था? बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, कि वो कुछ भी अचीव कर सकें, अपना अर्न कर सकें, अपने आप मैरिज कर सकें, फैमिली बना सकें, एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। जो कि बाहर ऑब्स्ट्रक्शंस थी उनको वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो वो जब जोहान्सबर्ग में थे तब का बताया गया है, उनको वो सब फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन बट देन आई स्लोली सॉ, उन्होंने धीरे धीरे देखा क्या, कि ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई, कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, मतलब मेरे को तो फ्रीडम नहीं मिली है, लेकिन बाकी सब जो लोग हैं वो भी फ्री नहीं हैं। जब उन्होंने घर से बाहर निकल के देखा कि हमारे यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो हमारे ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लगा रहे हैं, तो उन्हें पता चला कि सिर्फ मुझ पर ही नहीं बाकी सब लोगों पर भी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लग रहे हैं। एंड उन्हें क्या पता चला कि आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, सिर्फ मेरी फ्रीडम को ही नहीं रोका जा रहा था, लेकिन सबकी फ्रीडम को रोका जा रहा था। दैट इज़ व्हेन, जब उन्होंने क्या ज्वाइन किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। एंड दैट इज़ व्हेन दी हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम। उन्होंने जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी तब उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे को असली फ्रीडम का मतलब पता चला कि क्या होता है। असली फ्रीडम होती है जो हमें अपनी कंट्री के लिए चाहिए, ये नहीं कि मैं कहीं पे भी अपना घूम सकूँ, वो तो ट्रांजिटरी है, वो तो टेम्परेरी है। अब मुझे अपनी कंट्री के लिए फ्रीडम चाहिए, अपने लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए। And it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life.
यही था जिसकी वजह से उनको डिज़ायर हुई कि अब मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, उनकी रिस्पेक्ट के लिए अपनी लाइफ जीनी है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। पहले वो डरते थे, अब वो बोल्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि अब उनको सबकी फ्रीडम के लिए काम करना है। और दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अब वो मॉन्क की तरह रहने लगे, अब वो फैमिली से दूर हो गए, मतलब अब वो हस्बैंड की तरह नहीं रह रहे थे, अब वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे, तो अब वो मॉन्क की तरह रहने लगे, जैसे कि घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब उनके पास जो थोड़ी बहुत फ्रीडम थी वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बाकी सब लोगों को तो फ्रीडम मिल नहीं रही है, तो मैं अपनी थोड़ी बहुत जो फ्रीडम है उसको कैसे इन्जॉय कर सकता हूँ। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। वो फ्रीडम जो है वो उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। द चेन्स ऑन एनी वन माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। उनको लग रहा था जो बाकी सब लोगों के ऊपर चेन्स है, मतलब सब लोगों के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शंस लगी हुई हैं, उनको फ्रीडम नहीं मिली हुई है, वो सब चीज़ें मेरे ऊपर भी अप्लाई होती हैं। मतलब उनको फ्रीडम नहीं मिली, मतलब मुझे फ्रीडम नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जो ऑपरेसर था, जो रूलर था, उसको हटा देना चाहिए ना। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे लोगों की फ्रीडम को ही ले लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो हेट्रेड का भी उसका प्रिजनर होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उसको तो किसके पीछे होना चाहिए? प्रिजुडिस, मतलब जो जेल के पीछे होना चाहिए, जो कि नैरो माइंडेड लोग होते हैं, उनको तो अंदर कर देना चाहिए। आई एम नॉट रियली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं फील करूँगा अगर मैं दूसरे लोगों की फ्रीडम को ले लूँगा। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मैं फ्री नहीं हूँ अगर मेरे से फ्रीडम ले ली जाए तो। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेस कर रहे हैं और जो ऑपरेस्ड हैं, वो किस तरह से हैं कि उनकी ह्यूमैनिटी उनसे जैसे तो चुरा ली गई हो, लूट ली गई हो।